हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। बच्चों, आज फिर एक रिवीजन मॉड्यूल लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेट होती है ये प्रक्रिया और किस तरीके से प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों के सामने जल्दी रिवीजन के तौर पर डिस्कस करूंगा। बच्चों, प्रोसेस बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस पर, और वही सब कुछ आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता रहूंगा। जी हाँ बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इस बात को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जरूर लिख लें, क्योंकि बार बार हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते हैं तो वो जल्दी हमारे दिमाग में सेटल हो जाती हैं। चलिए लिखते हैं, नोटबुक निकालिए। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच, यस प्लीज नोट डाउन, द प्रोसेस बाय विच green plants manufacture their food with the help of carbon dioxide and water. Yes, with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. In presence of sunlight and chlorophyll. यहां पर हमें एक रिएक्शन भी लिखी हुई नजर आ रही है स्क्रीन पर। प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन ऑल्सो। दिस इज द प्रोसेस शोइंग बाय अ रिएक्शन। जी हाँ, चलिए लिखिए 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। एरो लगाइएगा, C6H12O6 प्लस 6O2। बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों के सामने केवल एक बात बताना चाहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जी हां, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। चलिए देखिए कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर, ये मैंने एक एरो लगाया है यहां पर, C6H12O6 यानी कि फूड फॉर्मेशन होता है, और यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, गैस, जिसको हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, हम यानी कि एनिमल्स। जी हाँ, एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को या रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि दोनों प्रोसेसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में चलते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बन रहा है, यानी कि ग्लूकोज बन रहा है। C6H12O6 is the formula of glucose और food. फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो ग्लूकोज की फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है आपके सामने। तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में, और या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, और ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, जबकि ग्लूकोज में या फूड में हाइड्रोजन भी है बीच में, C6H12O6। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आप लोग पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको इस बात का पूरी तरीके से आइडिया होगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, रिडक्शन की बात तो यहां पर हो चुकी है। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। H2O कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन। H2O से हाइड्रोजन निकल जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यू नो वेरी वेल, कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीडेशन होता है, कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, रिडक्शन होता है,
और इसका अगर हम उल्टी बात करते हैं कि कहीं पर अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है और कहीं पर अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो रिडक्शन होता है। तो बच्चों यहां पर आप लोग देख रहे हैं वाटर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है और वाटर से हाइड्रोजन रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। वाटर से हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। बार बार इस बात को आप लोग अपने ब्रेन में सेटल कर ले प्लीज। तो वाटर से ऑक्सीजन का बनना ऑक्सीडेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड से फूड का बनना रिडक्शन और वाटर से ऑक्सीजन का बनना ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं और इसलिए हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों आप लोग देखिएगा यहां पर मेरे लिखाए हुए पीछे की तरफ जाहिर होने वाले नोट्स की तरफ यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रीड करना चाहूंगा कि इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है ये सब कुछ कि इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि वेयर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड सेकंड पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। बच्चों यहां पर एक चीज मैं आप लोगों के सामने शो करना चाहूंगा। ये एक डायग्राम आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को। यहां पर फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों ही लीफ से अटैच्ड है। सनलाइट सन से आ रही है और क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर के यहां पर परफॉर्म हो रही है फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन। चलिए बच्चों बात करते हैं कुछ और आगे की तरफ। इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिल है, सेल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनिल विच इज रिस्पॉन्सिबल विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? Where the question arises, where photosynthesis takes place in a plant. Your answer will be photosynthesis takes place in the cells, mainly in the cell organelle called chloroplast, right? तो क्लोरोप्लास्ट में सेल के अंदर पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जी अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। फोटोसिंथेसिस के दो मेजर स्टेप्स हैं जिनको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दो स्टेप है, दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग हिस्सों में। चलिए बच्चों मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाना चाहूंगा किस तरीके का होता है क्लोरोप्लास्ट। स्क्रीन पर आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। क्लोरोप्लास्ट के इस डायग्राम में आपको गोल 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 कुछ डिस्क एक के ऊपर एक लगी हुई नजर आ रही है जिसको ग्रेनम बोला जाता है। इस पूरे एक स्टैक को हम ग्रेनम बोलते हैं, जबकि जो ऑरेंज कलर का आप लोगों को लिक्विड पार्ट दिखाई दे रहा है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये एक एक्वस फ्लूइड है। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों ही इन्हीं पार्ट्स में कंप्लीट होती हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेनम में कंप्लीट होती है जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस तरीके का होता है और फोटोसिंथेसिस कहां कहां पर इसके अंदर कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है डार्क रिएक्शन आपके स्ट्रोमा वाले पार्ट में यानी कि फ्लूइड पार्ट में, और लाइट रिएक्शन इसके ग्रेनम वाले पार्ट में यानी कि जो स्टैक आपको डिस्क का दिखाई दे रहा है उसमें ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरी तरीके से। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइट रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैं आप लोगों को बता चुका हूं
दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट रिएक्शन के नाम से ही जाहिर है कि ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होगी। और इन दिस स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में वाटर कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है, अभी अभी मैंने आपको रिएक्शन में समझाया था, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट यानी कि वाटर का ऑक्सीजन में कन्वर्जन, ये पार्ट लाइट रिएक्शन के दौरान कंप्लीट होता है। इन दिस स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय अदर एनिमल्स, राइट। नाउ वी कम टू द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जैसे अभी अभी मैंने बताया, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में कंप्लीट होने वाली है डार्क रिएक्शन। लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर डार्क रिएक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर डार्क रिएक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन के लिए डार्क होना जरूरी नहीं है। लाइट है तो भी ये रिएक्शन हो सकती है, और लाइट नहीं है, डार्क है तो भी ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है। ये इसीलिए यहां पर हमने लिखा है कि लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर डार्क रिएक्शन। पॉइंट्स को आप एक नोटबुक हमेशा अपने साथ लेकर के बैठिए और हर बात को लिखते रहिए, नोट करते रहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं ये सब बातें जब आप उन्हें नोट करते रहते हैं लगातार। इन दिस स्टेप फिक्सेशन ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फूड में कन्वर्जन, जो कि मैंने अभी अभी पीछे आपको रिएक्शन में दिखाया था, रिडक्शन वाला पार्ट वो कंप्लीट होता है डार्क रिएक्शन में। तो फोटोसिंथेसिस इन नटशेल हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दो प्रोसेसेस वहां पर कंप्लीट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लाइट रिएक्शन के दौरान कंप्लीट होता है और रिडक्शन वाला पार्ट डार्क रिएक्शन के दौरान कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आई थिंक आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफिल, ये वर्ड क्लोरोफिल यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो कि लीव में पाया जाता है। लीव में सेल्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला एक केमिकल है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। यस, ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। यस, इट इज ए ग्रीन कलर pigment which is found in chloroplast of the cell. The green color of leaves is due to the presence of chlorophyll in plant cells. देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट और ये कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ये दो बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और ये प्लांट हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और ये ग्रीन कलर प्लांट में कहां से आता है, ये ग्रीन कलर बच्चों प्लांट में आता है क्लोरोफिल नाम के इस केमिकल कंपाउंड से, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड पूरे प्लांट में फैला हुआ है। और ये पूरे प्लांट में जो फैला हुआ है केमिकल कंपाउंड यानी क्लोरोफिल, ये पूरे प्लांट को हरे रंग का बना देता है। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गई होगी मेरी ये बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और नए कंसेप्ट की तरफ मैं आप लोगों को लेकर के आ रहा हूं। यहां पर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चों न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेल्यूलर एनिमल है। यहां पर अब हम आ गए हैं ऑटोट्रॉफिक से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। अमीबा अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये एक यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोन है और इसमें किस तरीके से फूड एनगल्फ किया जाता है ये मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा और इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अमीबा एक ऐसा एनिमल है जिसकी कोई शेप नहीं होती, ये एक इर्रेगुलर शेप का होता है और किसी भी शेप में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, सपोज एक शेप हम बनाते हैं, ये एक अमीबा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक सिंगल सेल है जिसका अपना एक न्यूक्लियस है, राइट। अब सबसे पहला स्टेप आता है इंजेशन। इंजेशन
INGESTION, इंजेशन नाम के इस स्टेप में क्या होता है, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। इंजेशन में अमीबा अपने अंदर फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। अमीबा के अंदर कोई ओरल एपर्चर यानी कि माउथ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि जहां से वो अपने फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले सके, बिकॉज इट इज ए यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। ये कुल मिलाकर के एक सिंगल सेल है। तो इसमें इस सिंगल सेल के आसपास जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये फैगोसाइटोसिस नाम के प्रोसेस से उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनक्लोज कर लेता है। किस तरीके से करता है? सपोज एक फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर बना रहा हूं, और ये मूव करता हुआ इसके पास आ जाता है। ये सपोज ये आया फूड पार्टिकल। अब इस फूड पार्टिकल को इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसकी एक शेप जो कि इस तरीके से है, ये ना स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये कहलाते हैं स्यूडो, PSEUDO स्यूडोपोडिया, यानी कि स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडियम मीन्स फीट, फॉल्स फीट। ये कहीं पर भी डेवलप हो जाते हैं, और इनके डेवलप होने का फायदा अमीबा को क्या मिलता है कि इनको डेवलप करके ये फूड पार्टिकल को धीरे धीरे अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। देखिए एक दूसरा डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं कि किस तरीके से ये एनगल्फ करता है। सपोज ये दो स्यूडोपोडिया आपस में मिल गए और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला गया। अब जब ये दोनों स्यूडोपोडिया आपस में जुड़ जाएंगे तो देखिए एक ये हुआ, और इसके बाद जो थर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये फूड पार्टिकल इसके अंदर एनगल्फ हो गया है। यानी कि फर्स्ट डायग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से फूड पार्टिकल इसके नजदीक आया, किस तरीके से स्यूडोपोडिया ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद स्यूडोपोडिया दोनों आपस में जुड़ गए, और किस तरीके से थर्ड स्टेज में फूड पार्टिकल सेल के अंदर चला जाता है। और ये प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। यस, ये मैंने एनसर्कल किया, फैगोसाइटोसिस। यू मे गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? यानी कि the food gets enclosed in a vesicle and this vesicle is called as phagosome. इस वेसिकल को कहते हैं फैगोसोम। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, वो है डाइजेशन। जब वो फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर कर गया है और एक फूड वेसिकल के अंदर पूरी तरीके से बंद है, अब सेल में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके ऊपर एक्शन शुरू करते हैं और इस फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं और इस फूड पार्टिकल को धीरे 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 पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सेल ऑफ अमीबा, और इस स्टेप को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन, जिसमें इस फूड पार्टिकल जो कि एब्जॉर्ब कर लिया गया है उसको यूज किया जाता है ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी और स्टोरेज के लिए। और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इसी सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। किस तरीके से? चलिए एक डायग्राम मैं यहीं पर और बना करके दिखाऊंगा आपको, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये फूड पार्टिकल वापस बाहर निकाल दिया गया है, स्यूडोपोडिया खुल जाते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड, और उसके बाद ये स्यूडोपोडिया खुल गए और ये बाहर निकल गया है पूरी तरीके से पानी के अंदर। अमीबा पानी में पाया जाता है। राइट, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होते चले जा रहे हैं और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो
अमीबा का न्यूट्रिशन आप लोगों के पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। इन 4 डायग्राम्स की हेल्प से आप पूरी तरीके से डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, डायग्राम नंबर सी एंड डायग्राम नंबर डी, इनकी हेल्प से आप पूरी की तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बार बार लिख करके देखें, डायग्राम्स को बार बार बना करके देखें, क्योंकि ये डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाकर आने पड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। कुछ और टॉपिक्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। धीरे 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 आप लोगों को कुछ चीजें मैं समझाना चाहूंगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। चलिए अमीबा का न्यूट्रिशन हम लोगों के समझ में आ गया। वो एक सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसको प्रोटोजोन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक मल्टी सेल्यूलर मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग की, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। बच्चों न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वही सारे स्टेप जो एक सिंगल सेल्ड अमीबा में होते हैं, वही सारे स्टेप्स आप लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में। और इस ह्यूमन बीइंग में वो स्टेप्स मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पढ़ करके सुनाता हूं। पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड नंबर 5 इजेशन। आई थिंक मैं समझता हूं आप लोगों को एक बार इन स्टेप्स को नोट जरूर कर लेना चाहिए। स्क्रीन पर ये 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। मैं समझता हूं अब तक आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे। चलिए बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का होता है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को एक एक करके मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ बातें हम लोग शेयर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये माउथ से शुरू होता है और एनस पर खत्म होता है। और ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। माउथ से इंजेशन स्टार्ट होता है और एनल पर जाके खत्म होता है इजेशन। सबसे पहले माउथ यानी कि बकल कैविटी आती है। इसमें माउथ के बाहर की तरफ लिप्स, देन टीथ जो कि हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है बॉडी का, नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, ये बोन नहीं है। और एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर के जॉ में 16 और नीचे के जॉ में भी 16, और इन 16 में 4 अलग अलग कैटेगरीज भी होती है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं। और इस तरीके से टोटल होता है 16 अपर जॉ। इसी तरीके से सेम लोअर जॉ में 16 टोटल हो गया 32 टीथ। यस, पैलेट, जीभ को, अपनी टंग को ऊपर की तरफ टच कीजिए, एक हार्ड रूफ से टकराती है आपकी ये जीभ, जिसको कहा जाता है पैलेट। ये होती है पैलेट, हार्ड रूफ से टकराती है। और ये इसको अगर हम टंग को पीछे की तरफ मूव करते चले जाए तो ये रूफ सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से पैलेट को हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। और ये पैलेट, ये रूफ नेजल चैम्बर को बक्कल कैविटी से अलग करती है। ये एक रूफ है, एक पार्टीशन है, ऊपर की तरफ नेजल चैम्बर और नीचे की तरफ बक्कल कैविटी। अगर बीच में पैलेट नहीं होता तो नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी एक ही चैम्बर की तरह से होते। लेकिन नेचर ने
दोनों चीजों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। नेजल चैम्बर से केवल एयर पास होती है रेस्पिरेशन के लिए, और जबकि ओरल चैम्बर से फूड पास होता है न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट है टंग। टंग इज ए फ्लैट मस्कुलर प्रोट्रूजिबल स्ट्रक्चर। प्रोट्रूजिबल यानी कि जहां पर जिसको बाहर की तरफ निकाला जा सके, ऐसे। यस, टंग इज ए फ्लैट मस्कुलर प्रोट्रूजिबल स्ट्रक्चर, और जो कि बकल कैविटी के फ्लोर पर अटैच होती है। राइट। टंग के अपने बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि टंग पर टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो कि हमें किसी भी खाने की चीज के टेस्ट का अंदाजा कराती है। इसके अलावा स्पीच में क्लैरिटी टंग की वजह से ही आती है, साथ साथ फूड को चबाना, माउथ में घुमाना और उसके बाद स्वेलो करना, ये तीनों काम हमारा टंग ही करती है। और टंग के अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स भी जो कि हमारे इस हिस्से में पाई जाती हैं, 3 पेयर्स, 3 अलग अलग तरह की ग्लैंड्स जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं कॉमनली। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। ये एक एक नहीं है, 2 है, इसलिए ये पेयर में पाए जाते हैं। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, ये 3 ग्लैंड्स हैं। राइट। और सलाइवा के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है, फूड को ल्यूब्रिकेट करती है। राइट। इनका सिक्रीशन फूड को चिकना बनाता है ताकि फूड अंदर की तरफ आसानी के साथ एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर सके। ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनको कॉमनली हम टॉन्सिल्स भी कहते हैं। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फेरिंग्स, क्या होता है फेरिंग्स? ये आगे का रास्ता, जब बकल कैविटी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फूड पाइप से हमारी बकल कैविटी को जोड़ने वाला जो प्लेस है उसको फेरिंग्स कहा जाता है, और एक ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। फेरिंग्स क्या है? एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि माउथ, बकल कैविटी चौड़ी होती है और पीछे की तरफ से ये पतला होता चला जाता है, फेरिंग्स कहलाता है। यहां पर फूड और एयर चैम्बर्स दोनों ही अपने, हम कह सकते हैं कि एक कॉमन प्लेस है जहां पर दोनों चैम्बर्स कॉमन हो गए हैं, बीच में पैलेट नहीं है। इसके बाद फूड पाइप अलग हो जाता है और एयर पाइप अलग हो जाता है। राइट। फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है जहां पर नेजल कैविटी भी आकर के खुलती है और बकल कैविटी भी आकर के खुलती है। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो फेरिंग्स आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, इसोफेगस फूड पाइप जो कि सीधा सीधा स्टमक से जुड़ा होता है, और स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। इट लाइज बिलो द डायफ्राम। बीच में एक डायफ्राम नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर की तरफ स्टमक रखा हुआ होता है, और स्टमक के अंदर की जो स्टमक वॉल की जो लाइनिंग्स है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिससे सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक जूस, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड म्यूकस यानी कि एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। बच्चों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टमक के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को अभी डिस्कस कर लेता हूं कि फूड को स्टोर करता है स्टमक। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, यहां से डाइजेशन शुरू होता है, और हालांकि पार्शियली डाइजेशन माउथ से ही, बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर डाइजेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है, और इट चर्न्स द फूड एंड मिक्सेस गैस्ट्रिक जूस। एंड नंबर 4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर फूड, ताकि फूड से किसी भी तरह का नुकसान बॉडी को ना हो सके। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टमक के बाद आता है
स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, डिओडिनम, इलियम एंड जेजुनम, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन जो कि अल्टीमेटली रेक्टम और फिर एनस में के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। इसमें सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। रेक्टम जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि फीशियस कलेक्ट होता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस जो कि आप लोग भली भांति पहले से ही जानते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड, पानी से फूड के अंदर जितना भी पानी होता है, वाटर होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ड्राई हो जाता है। इसके अलावा म्यूकस का सिक्रीशन ताकि उसके अंदर एक ल्यूब्रिकेशन बना रहे। और तीसरी बात, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, इसका काम है लार्ज इंटेस्टाइन का कि उस वेस्ट मटेरियल यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाए ताकि वो मटेरियल बॉडी को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। तो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा न्यूट्रिशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस और साथ में डिस्कस करूंगा उनके आंसर्स भी। तो बने रहिए मेरे साथ सेव क्लासेस पर और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लगातार बढ़ाते रहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।